एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं CDSL का एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस और कंपनी के फंडामेंटल्स को समझेंगे, फिनेंशियल्स को समझेंगे और पीयर कंपैरिजन्स करेंगे। पीयर कंपैरिजन आपको भी पता है, इसका एक ही पीयर है जो कि अनलिस्टेड है NSDL में। जनरली लोग बाग बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी है, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, बट आज हम लोग ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो NSDL वर्सेस CDSL का भी कंपैरिजन किया जाएगा और इस बिजनेस के अंदर हम लोग जानेंगे कि क्या क्या और ऑप्शन है, क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ अजीब मतलब इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल्स है, इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो फैक्ट्स है कंपनी के बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, उस पर बात करेंगे और एंड में हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे कि इस स्टॉक में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, फ्यूचर ब्राइट है क्या या फिर ये एक साइक्लिकल स्टॉक है। ये सारी चीज़ों पर अपन यहाँ पे फोकस करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको हमारी कोई भी यहाँ पे ओपिनियन वगैरह जानना है या फिर किसी भी मार्केट इवेंट को फॉलो करना है। बाकी ऑटोमेटेड न्यूज़ के लिए आप यहाँ पे हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने 20+ एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ पे इस बार लगभग बना ली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे मिल जाएगा। चलिए, CDSL आप सभी को पता है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी रही है ऐसे FY21 के लिए, और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है पूरी यहाँ पे ब्रोकिंग और ओवरऑल स्टॉक मार्केट का CDSL है। CDSL इज अ बेसिकली प्रॉक्सी टू द ग्रोथ ऑफ आवर स्टॉक मार्केट, ये आप सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पे जो चेयरपर्सन का मैसेज है, चेयरपर्सन का मैसेज यहाँ पे जो है बेसिकली पूरा का पूरा नैरेटिव है, इसमें एज सच यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ओवरऑल वो क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली एक तो CDSL यहाँ पे ओवरऑल मतलब अपने इकोसिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बढ़ाएगा। बट यहाँ पे जो बेसिकली कंपनी के जो MD और CEO हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जो है बेसिकली बिजनेस के अंदर क्या हुआ है, एक तो फर्स्ट डिपॉजिटरी बनी है 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स के साथ। अगर आप देखोगे ये जो रिकॉर्ड है 2 करोड़, 3 करोड़ और 4 करोड़ भी हो गए हैं। ये जो 3 करोड़ का डेटा था फरवरी में कंप्लीट हुआ था और अभी 4 करोड़ का माइलस्टोन इन लोग ने क्रॉस कर लिया जुलाई 21 में, जो अपन ने कल यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। कंपनी की अगर अपन रेवेन्यू पैट की बात करें तो लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 89% से ग्रो हुआ है, वहीं पे कंपनी की जो रेवेन्यू है 41% से ग्रोथ हुए हैं। वहीं पे बोर्ड ने यहाँ पे एक हेल्दी डिविडेंड भी अनाउंस किया। बीइंग अ एसेट लाइट मॉडल, इसके पास यहाँ पे कोई डेप्ट नहीं है और इसकी जो ऑप्शनैलिटीज़ है बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे चेयरमैन जो मतलब जो MD है वो और क्या बोल रहे हैं, इनका यहाँ पे की फोकस रहेगा न्यू रिलेशनशिप डेवलपिंग विद द यहाँ पे जो अपने डिपॉजिटरी एजेंट्स होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ, और अदर यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ पे फोकस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और यहाँ पे उनको डीमटेरियलाइज्ड यहाँ पे एसेट्स प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। डीमटेरियलाइज्ड एसेट्स यहाँ पे जरूरी नहीं है केवल म्यूचुअल फंड और यहाँ पे अपने शेयर मार्केट की सिक्योरिटीज, इक्विटीज ही हो सकती है, बहुत सारी अदर तरह की सिक्योरिटीज होती है, लाइक डिबेंचर वगैरह, जिसके अंदर यहाँ पे जो डेप्ट सिक्योरिटीज है उसके अंदर यहाँ पे अपना NSDL का वर्चस्व ज्यादा है, दे हैव अ हायर मार्केट शेयर इन दैट। उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शनलिटीज हैं जो अपन ऑप्शनलिटीज बिजनेस में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आज भी अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अपने को फिजिकल फॉर्मेट में यहाँ पे रखनी पड़ रही है, तो उसमें यहाँ पे मैंडेटरी अभी तो नहीं है, बट अगर आने वाले समय में IRDA ने मैंडेटरी कर दिया कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी डिपॉजिटरी में रखनी पड़ेगी, तो CDSL विल बी द यहाँ पे एक की ग्रोथ ड्राइवर होगा। ऑलरेडी उन लोग ने अपनी जो इंडिया की सभी टॉप यहाँ पे कंपनीज है उसके साथ ये पार्टनरशिप कर चुके हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और अगर आप ऑप्ट करते हो तो यहाँ पे आप ऑप्ट भी मिलेगा। तरह तरह की यहाँ पे इनकी मोबाइल ऐप्स है जो कस्टमर्स के लिए है। अगर आपको आपके पैन कार्ड पे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स जानने हैं, कितने भी किसी भी डीमैट अकाउंट में हो, किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप में हो, तो यहाँ पे CDSL का एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आता है। तो उस तरीके के यहाँ पे बिजनेस है। और अगर आप देखोगे फिर डिजिटल एगिलिटी और यहाँ पे गवर्नेंस और इंटीग्रिटी सिक्योरिटी में यहाँ पे कंपनी ने अपने कुछ नैरेटिव कमेंट्स दिए हैं, बट वो अपन अपने IT स्टेटमेंट में देखेंगे। कंपनी का बेसिकली यहाँ पे विजन और मिशन क्या है, तो अभी आप देखोगे तो डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इज द बैकबोन ऑफ कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम। अगर आप देखोगे तो इंडिया का कैपिटल मार्केट एज ऑफ नाउ तो काफ़ी डेवलप हुआ है टेक्नोलॉजी के मामले में। NSE इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टेक्नोलॉजी प्रोन, जो मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में अगर अपन देखें तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज के मामले में। उसी तरीके से अपन यहाँ पे और भी यहाँ पे सभी जगह टेक्नोलॉजी का यहाँ पे देखेंगे तो वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद इनका जो विजन है यहाँ पे सभी तरह की एसेट्स को यहाँ पे डीमटेरियलाइज और डिजिटाइज करना, और उसके बाद यहाँ पे CDSL विल बी द वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन फॉर एवरी स्टेक होल्डर। ये इनके कुछ यहाँ पे बेसिकली मोड्स है, और जो विजन मिशन का पार्ट है ये उनकी कुछ यहाँ पे सर्विसेज है, KRA, ई-साइन, ई-इंश्योरेंस, ई-इजी, KYC। देखिए, वोटिंग, आपको आपका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट चाहिए, NWR बेसिकली
नॉन मतलब नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, बेसिकली कॉमोडिटी बिजनेस में भी जो अपनी जो अपने आपके कॉमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको भी आप यहाँ पे डीमेटेरियलाइज कर सकते हो। और ई साइन बेसिकली आप यहाँ पे जो अपने सिग्नेचर, आजकल जो जमाना चल गया ई सिग्नेचर करने का, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इस तरह की सर्विसेज ये लोग देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप देख सकते हो, ओवरऑल यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर सबसे ज़्यादा और नॉमिनी डायरेक्टर्स ज़्यादा। नॉमिनी डायरेक्टर्स यहाँ पे बीएससी वगैरह के भी हैं और कुछ गवर्नमेंट के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेबी के भी है। एंड यहाँ पे जो मेन है एफडी, जो अपने एमडी और सीईओ हैं जो बिजनेस को संभालते हैं। बाकी यहाँ पे आप अदर मैनेजमेंट टीम के यहाँ पे बात कर सकते हो, सीटीओ, सीएफओ एंड ऑल दैट। एज ऑफ नाउ तो अभी तक कंपनी में किसी भी तरह के रेगुलेटरी कंसर्न्स नहीं हुए। सीडीएसएल बेसिकली बिजनेस क्या करती है, फरवरी 1999 में सरकार ने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो सभी को यहाँ पे ये मतलब इसकी बिजनेस की यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ पे ये कंपनी क्या करती है, बेसिकली आपको भी पता है कि जो अपनी सिक्योरिटीज़ है उसको होल्ड करने का काम करती है। कैसे काम करता है, अगर आप कोई सिक्योरिटी बेचते हो तो यहाँ पे या फिर खरीदते हो तो आप ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हो, बट आपकी जो सिक्योरिटी है आपके पैन कार्ड पे आएगी और एक लॉकर में जाके सेव होगी, एक ई लॉकर में सेव होगी, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर में, जिसका नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और इसी तरह की एक और डिपॉजिटरी एनएसडीएल, दो डिपॉजिटरी है, दो स्टॉक एक्सचेंज के साथ। एनएसडीएल वाली एनएससी प्रमोटेड है, बीएससी वाली सीडीएसएल प्रमोटेड है। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो डीमटेरियलाइजेशन और पूरा जो फैसिलिटेट होता है सेटलमेंट का, पूरा अपना जो प्रोसेस होता है, मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से लेके आपके क्लियरिंग मेंबर तक और बैंक्स के थ्रू जितना भी पे इन पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज होता है, उसमें यहाँ पे बहुत सारी तरह तरह की सिक्योरिटीज होती है, जैसे इक्विटीज, डिबेंचर, ईटीएफ्स, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, एआईएफ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स। ये जो डेब्ट सिक्योरिटीज है इसके अंदर एनएसडीएल का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है और इक्विटीज के अंदर यहाँ पे सीडीएसएल बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली दो तरह के अलग अलग यहाँ पे सेगमेंट है। इक्विटीज के अंदर सीडीएसएल अपना काम करता है और एनएसडीएल के अंदर यहाँ पे अपना एनएसडीएल डेब्ट सिक्योरिटीज में काम करता है। फिर यहाँ पे सभी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के साथ ये लोग काम करते हैं और उस तरह का यहाँ पे बिजनेस है। और ये वन ऑफ द फर्स्ट यहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर फर्स्ट डिपॉजिटरी की जो लिस्ट हुई थी। और अगर आप देखोगे तो कुछ इनकी की सब्सिडरीज है जो इनके नए बिजनेस है। ये तो इनका एक लेगेसी बिजनेस हो गया जो अपना डिपॉजिटरी का काम होता है। अभी सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड करके एक इनकी सब्सिडरी है जिसको यूआईडीएआई और यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज और जीएसटीएन और सेबी से यहाँ पे बेसिकली ऑथराइजेशन मिला है। पूरा का पूरा जो सीडीएसएल का बिजनेस एक रेगुलेटरी कवर्ड है, तो वहाँ पे एक यहाँ पे अपने को बिजनेस में यहाँ पे एंट्री बैरियर है। अगर किसी और को लाइसेंस नहीं मिला तो यहाँ पे यही रहेंगे। क्या क्या काम करते हैं, केवाईसी रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, जीएसटी सुविधा पोर्टल का काम करते हैं, आरटीए सर्विसेज का काम करते हैं जिसके अंदर बेसिकली अपना कैंप्स का बिजनेस भी है। फिर एक यहाँ पे जो है बेसिकली ऑथेंटिकेशन यूजर जो होता है, बेसिकली केवाईसी यूजर एजेंसी का काम करते जाता है। फिर यहाँ पे बेसिकली ई केवाईसी और ई साइन सर्विसेज होती है। फिर इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का यहाँ पे क्या काम होता है, पॉलिसीज और आपकी जितनी भी होती है इंश्योरेंस की, हेल्थ हो या जनरल हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, सभी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यहाँ पे सेव करने का काम करती है। और इस बिजनेस के अंदर यहाँ पे आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। कमोडिटी रिसिप्ट्स बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपकी जितनी भी कमोडिटी वेयरहाउस रिसिप्ट्स होती है जो आप यहाँ पे एमसीएक्स एनसीडीएक्स पे यहाँ पे ट्रेड करते हैं कमोडिटी की सिक्योरिटीज, उसको आप यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे इनकी जो कमोडिटी डिपॉजिटरी है उसके अंदर यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। 149 एग्रीकल्चर कमोडिटीज के साथ काम करता है। सभी तरह के यहाँ पे जो बेसिकली 3 कमोडिटी एक्सचेंज है उनके साथ ये लोग काम करते हैं और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे वे फॉरवर्ड इनका फोकस रहेगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, प्लेज फाइनेंस पे ये लोग काम कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आप एक बात समझो, आपने गेहूं लिया, आपको लोन लेना है उस गेहूं पे। अब आपने आपके कुछ कागज पानी अगर आपने किसी लेंडर को जमा करा है और अगर उस लेंडर ने फ्रॉड कर दिया, बेसिकली आपको भी पता है कि यहाँ पे पेपर के थ्रू फ्रॉड बहुत ज्यादा किया जा सकता है। मान लीजिए पेपर फाड़ दिया, आपके ओरिजिनल पेपर ही फाड़ दिए या फिर किसी भी तरह का घुमा दिए और टर्न आउट या बॉर्न आउट हो गया, तो उस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। तो अब क्या होता है आजकल, जैसे आप अपने प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है ना, आप रहेगी आपके पास ही, बट एक बार यहाँ पे मतलब है ना कंट्रोल उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे प्लेज फाइनेंस यहाँ पे कमोडिटीज बिजनेस में भी होता है। और मैं आपको बता दूं, प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज वेदर इट इज इक्विटीज और वेदर इट इज कमोडिटीज या फिर वेदर इट इज डेब्ट सिक्योरिटीज, ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगा। और इसी के साथ यहाँ पे जो प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज के कारण यहाँ पे इनकी जो प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटी से भी एक इनकम जनरेट होगी, वो अभी अगर अपन देखेंगे तो बहुत कम है, बट आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाली है। अच्छा, सीडीएसएल आईएफएससी लिमिटेड ये क्या काम करता है, सीडीएसएल आईएफएससी गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। अब वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, वो बेसिकली अपने बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव यहाँ पे बेसिकली कैपिटल मार्केट लोकेशन है और बहुत सारी अदर की चीज़ें होती है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी सीडीएसएल के अलावा यहाँ पे जीरोधा ने भी अपना एक आईएफएससी यूनिट वहाँ पे खोला है। उसके बाद सेबी ने अभी कुछ यहाँ पे नए इन्वेस्टर्स नॉर्म लेके आए, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, जो कि बेसिकली बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए। अभी आईएफएससी का काम क्या है, बेसिकली यहाँ पे आईएफएससी का काम है
बाहर के लोगों को एक एक्सक्लूसिव सर्विस देना। वहाँ पे क्या होता है, आप डॉलर वगैरह में भी ट्रेड कर सकते हो, टैक्स वगैरह की भी छूट मिल जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप वो सब काम कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी तो CDSL के पास एक्सक्लूसिव राइट है। वहाँ पे अभी यहाँ पे NSDL उस बिजनेस में है नहीं, ठीक है। तो दैट इज एन मतलब ये इसका बेसिकली यहाँ पे मोट हो जाता है कि एक ऐसे बिजनेस में ये लोग जा रहे हैं जो आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग क्या क्या सर्विसेज देते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अगर अपन देखें तो यहाँ पे 626 ब्रोकर्स यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ये लोग काम करते हैं। वहीं पे NSDL 261 के साथ काम करता है, ठीक है। इसके पीछे यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजन भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इनके मेन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वो है अपने कस्टमर्स में से एक आते हैं, और बेनिफिशियल ओनर्स यानी आप लोग हैं। फिर ट्रांसफर एजेंट्स हो गए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गई। कॉर्पोरेट्स मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे सिक्योरिटीज वगैरह इशू करते हैं, क्रेडिट सिक्योरिटीज वगैरह, नॉन कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि बोनस इशू हो गया, डिवीजन, सब डिवीजन, मर्जर, फिर बायबैक, रिडेम्पशन, रिडक्शन इन कैपिटल, डीमर्जर, ई वोटिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग, सिस्टम ड्रिवन डिस्क्लोजर्स। सिस्टम ड्रिवन डिस्क्लोजर्स क्या होता है, मान लीजिए आपके कुछ यहाँ पे डेजिग्नेटेड लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी, ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिकली डिस्क्लोजर चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही उस आदमी ने कुछ भी ट्रेडिंग किया तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्क्लोजर चला जाएगा। तो उस तरह के काम करती है। तो ये इनके कुछ यहाँ पे बिजनेस के पार्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज में मैंने आपको बताया KYC सर्विसेज है, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम होता है, कमोडिटी एक्सचेंज, वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स है, अदर बिजनेस जैसे कि मैंने आपको बताया जो बेसिकली अपना CDSL का जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट वगैरह आता है, और इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह ये लोग यहाँ पे करते हैं। इनका कुछ प्रॉफिट ऑफ जो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है वो यहाँ पे IEPF में डिपॉजिट होता है। बेसिकली वो एक सरकार का सेबी का रेगुलेशन है जिसके थ्रू होता है, उसकी भी बात की जाएगी। तो यहाँ पे ये लोग है ना इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए भी काम करते हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है 592, बट अपन लेटेस्ट अगर सेबी की वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे लगभग जो मैंने आपको अपडेटेड डेटा बताया था लगभग 626 है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके बिजनेस के अंदर यहाँ पे कंपनी ने क्या बताया, की स्ट्रेंथ लार्जेस्ट सिक्योरिटीज है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंट्स में मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ अकाउंट सबसे ज्यादा CDSL के पास है, बट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पे NSDL के पास ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है, बिकॉज डेप्ट सिक्योरिटीज का मार्केट बहुत बड़ा है और उसके अंदर NSDL बहुत बड़ा यहाँ पे प्लेयर है। और वहीं पे जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ ऑफ डीमैट अकाउंट्स है जो कि अपना इक्विटी बेस्ड ही हुआ है, इंक्रीमेंटल जो शेयर आया है ना वो सबसे ज्यादा यहाँ पे CDSL के पास आया है। तो बेसिकली CDSL हैज आउट परफॉर्म्ड NSDL इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे इक्विटीज। उसके बाद CDSL फर्स्ट एंड ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी जो मैंने आपको बताया था, और एक्टिव BO यहाँ पे जो बेसिकली बेनिफिशियल ओनर्स का डेटा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CDSL के बिजनेस में यहाँ पे एक सबसे बड़ा मोट है। सबसे पहले कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं कि CDSL ही यहाँ पे ग्रो क्यों कर रहा है। जैसे अगर आप देखोगे ज़ीरोधा CDSL के साथ ही काम करता है। देखो सबसे पहले जो CDSL का जो सिस्टम है ना, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है IT, वो सेंट्रलाइज्ड है। मतलब ज़ीरोधा को यहाँ पे कोई और अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। बट NSDL का जो है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब एक तो आपको NSDL का इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा ही लगेगा, दूसरा आपको भी कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर एक और यहाँ पे बिजनेस में मोट है यहाँ पे जो नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब तो नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट जैसे यहाँ पे जो CDSL में है वो लगभग यहाँ पे है ना 50 लाख की है, और वहीं पे जो NSDL में 1 करोड़ की है। और वहीं पे डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे CDSL के साथ अगर आपको डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा करानी पड़ती है वो 2 करोड़ है, NSDL के साथ 3 करोड़ रुपए जमा कराने पड़ते हैं। उसके बाद जो CDSL का जो टैरिफ बेस्ड सिस्टम है, बेसिकली एक पार्ट ऑफ इनकम होता है, वो यहाँ पे टैरिफ बेस्ड स्लैब रेट वाइज है। मतलब आप जितना ज़्यादा बिजनेस करोगे उतनी कॉस्ट लगेगी। और वहीं पे जो NSDL का बिजनेस है वो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है। तो क्या होता है कि कोई नया ब्रोकर यानी जो अपस्टॉक्स है या फिर ग्रो है या फिर अपना ज़ीरोधा है, इनके आज मतलब अभी ये लोग ग्रो कर रहे हैं ना, तो ये अभी इनिशियली इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं बेयर करेंगे, इसलिए ये सीधा CDSL के साथ जाते हैं। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है स्लैब वाइज रेट है। तो ये कुछ बिजनेस है जो यहाँ पे आपको काम करके देते हैं। NSDL के साथ जनरली कौन जुड़े हुए हैं, आपके जो बैंक वाले ब्रोकर्स हैं, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, वो लोग जुड़े हुए हैं, बट वो भी यहाँ पे दोनों के साथ ही काम करते हैं। तो उस तरह के बिजनेस में भी ये बेसिकली यहाँ पे कुछ की डिफरेंस है, और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेबल रेवेन्यू, अभी अगर आप देखोगे स्टेबल रेवेन्यू है इसके बिजनेस के अंदर, वो अपन जानेंगे रेवेन्यू स्ट्रीम के अंदर। 97 पिन कोड ये लोग कवर करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है इनकी जो एक सब्सिडरी है CDSL वेंचर्स लिमिटेड, वो यहाँ पे लार्जेस्ट KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी है। उसके बाद इनकी यहाँ पे जो बेसिकली जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी यहाँ पे सर्टिफिकेशन के बारे में बताया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बिजनेस है, बेसिकली यहाँ पे क्या एसेट लाइट मॉडल है। एक बार आपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया, एक तो IT कॉस्ट और एक एम्प्लॉय कॉस्ट आपकी सबसे ज्यादा होती है, जो इनिशियल कॉस्ट में ही मतलब आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप एक डीमैट अकाउंट के साथ काम करो या एक ब्रोकर के साथ काम करो, आपको सिस्टम उतने के उतने ही लगेंगे।
थोड़ा बहुत एडिशन होगा। तो इस बिजनेस में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दो यहाँ पे क्या हुआ है, इन लोग ने अपने रिस्क में भी बताया था कि अभी सरकार ने तो यहाँ पे बोल दिया है, नॉर्म्स खोल दिए कि आप और भी डिपॉजिटरी खोली जा सकती है, बट आज तक खुली नहीं है। उसके पीछे क्या क्या रीज़न है? सबसे पहला जो अगर आप रीज़न समझोगे तो पहला रीज़न है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट मतलब अगर आप सोचो कि CDSL से यहाँ पे हट के जीरोधा अपनी सारी सिक्योरिटीज एक नए ब्रोकर डिपॉजिटरी के पास चला जाए तो बहुत बड़ा यहाँ पे सिस्टम डिस्ट्रप्शन हो जाएगा उनके ऑपरेशंस में, वो है। दूसरा यहाँ पे जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बहुत हाई है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, बाकी जो चीज़ें हो रही है कि एक तो क्या है, आपको यहाँ पे ट्रस्ट का काम है। अगर यहाँ पे डिपॉजिटरी ने डिफॉल्ट किया, डिपॉजिटरी में कोई घपला हो गया तो बहुत बड़ा यहाँ पे एक है ना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। और इस बिजनेस में फिक्स कॉस्ट होने के कारण यहाँ पे है ना ये लोग नहीं आ पा रहे हैं, और इनकी जो बेसिकली जो चार्जेस हैं वो कंपैरेटिवली एक नए डिपॉजिटरी से काफ़ी कम रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, फिर इवेंट एंड माइलस्टोन्स है जो कंपनी ने बताया है 2 करोड़ से लेके अगर आप देखोगे तो ये सारे काम इन लोग नहीं किए। 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ तो सभी ये लोग ही बने हैं अभी। उसके बाद कॉर्पोरेट ओवरव्यू है, ये कंपनी का 10 ईयर्स का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इनकम ऑफ ऑपरेशंस लगातार यहाँ पे ग्रो हुई है। इस बिजनेस के अंदर साइक्लिटी है, वो कैसे पता पड़ता है, 2015 में मंदी आई थी, उसके बाद से यहाँ पे जो 2015 से 2017 में जब बिजनेस हुआ तो यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे 25% की ग्रोथ थी। फिर उसके बाद 2017 से 18 वाला जो पार्ट अपना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। 19-20 तक भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब हुआ नहीं बिजनेस में, बट 2020 से 2021 में जो खतरनाक रैली आई उससे यहाँ पे अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड यहाँ पे साइक्लिटी ऑफ बिजनेस। इसका बिजनेस यहाँ पे बेसिकली रिपीट बिजनेस भी है, नॉन साइक्लिकल साइक्लिकल अपन रेवेन्यू स्ट्रीम जानेंगे, बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। वहीं पे नेटवर्थ भी कंपनी की यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, और लगातार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैं आपको बताने वाला था, IEPF को भी ये लोग जो पैसा जमा कराते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, बुक वैल्यू पर शेयर कितना है यहाँ पे, इसका जो बुक वैल्यू है मतलब एसेट्स की जो नेटवर्थ है वो यहाँ पे 65 रुपये। तो आप प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखोगे तो 26% है, वो सब चीज़ें हो ही रही है। अच्छा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली कंट्रीब्यूशन टू जो IEPF जाता है ना वो यहाँ पे जाता है, ठीक है। बट अपने को जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिखाया जाता है वो यहाँ पे आफ्टर IEPF का डिडक्शन होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता रहा था। अभी यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये कुछ यहाँ पे डेटा है। बेनिफिशियल ओनर्स मतलब क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो इनका मार्केट है वो लगभग 57, मतलब मार्केट शेयर नहीं बल्कि अगर अपन देखिए जो यहाँ पे कम्युनिकेटिव इंक्रीज देखने को मिला है, मतलब एडिशनल जो सिक्योरिटीज़ यहाँ पे जो हुई है उसका यहाँ पे ये फिगर दिखाया गया है, ठीक है। कितने बेनिफिशियल ओनर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे बताया गया है। सिक्योरिटीज़ एडमिटेड मतलब लास्ट ईयर जितनी सिक्योरिटीज़ यहाँ पे लिस्ट वगैरह हुई या फिर यहाँ पे एडमिट की गई तो उसका यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो इस तरीके के 2 इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है पोजीशन ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, ये तो देखिए 31 मार्च का डेटा है, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया। वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे होल्ड कर रखे और उसकी वैल्यू क्या है। देखो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मतलब जो डिपॉजिट डीमैट अकाउंट है उसके अंदर तो अपना CDSL है, वैल्यू के अंदर NSDL सबसे ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, कंपैरेटिवली दे आर वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो सारी चीज़ें। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम वगैरह अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, API बिजनेस है इनका, जो इनने नया जो बेसिकली चालू किया है, न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या किए टेक्नोलॉजी के अंदर, तो API किया है जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़े बहुत है ना रिलेशनशिप मैनेजर्स और अदर जो ब्रोकर्स को यहाँ पे बैक ऑफिस काम होता है ना उसे ऑटोमेटेड कर दिया गया है। सिस्टम एनहेंसमेंट किए हैं जो मैं आपको समझाऊंगा ना, मेरे को समझ में आएंगे ना, मैं आपको समझा पाऊंगा ना, मैं ये कंपेयर कर पाऊंगा कि बेसिकली यहाँ पे वो अच्छा है या बुरा है या इससे और अच्छा किया जा सकता है। मेरे को जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आता है उसके हिसाब से मैंने बताया लगातार ये लोग कर रहे हैं। इनके IT में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई किसी तरह का सिस्टम डिस्रप्शन देखने को नहीं मिला है। डिस्रप्शन अपन को देखने को मिलता है जनरली NSE में, ठीक है। तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे इतना ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है। अच्छा, कॉर्पोरेट बॉन्ड डेटाबेस यहाँ पे इन लोग ने ये इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग है, मतलब ये लोग भी बेसिकली डेब्ट सिक्योरिटीज में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूशन DLT के थ्रू यहाँ पे ये लोग है ना अपना क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा लाइफ साइकिल से क्रिएट हो जाएगा, ऑफरिंग से लेके अप्रूवल वगैरह सभी काम तक। फिर मेजर IT डेवलपमेंट से इनको बेसिकली सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन वगैरह, तो दैट इज़ मतलब वो अपना हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी ने डिस्क्लोज किया कितना इनका रेवेन्यू अपने बेसिकली ऐसे शेयर होल्डर से आता है जो बेसिकली 10% से ज़्यादा लिस्ट होल्ड करता है, तो BSE है। BSE लगातार इसके अंदर अपना स्टेक बेच रहा है अगर आप देखोगे, और मोस्टली यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड है। तो BSE से कितना बिजनेस आता है उसका यहाँ पे चट्टा बिट्टा दिया है, तो बेसिकली वो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी BSE से कितना बेसिकली पैसा बाकी है, तो रिसीवेबल यहाँ पे 305 लगभग है ना 305 लाख है, तो वो सारी चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिकली शेयर होल्डिंग है, ये जो थोड़ा परसेंटेज है इन लोग ने गलत कैलकुलेट कर लिया। देखिए 500 जो शेयर्स होल्ड करके बैठे ऐसे 11% लोग हैं, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 10,000 से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करके बैठे वो 73% लोग हैं। तो इससे पता पड़ता है बेसिकली यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे स्टिकी है, स्टिकी इन्वेस्टर्स ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर 20%, म्यूचुअल फंड 6.69, AIF वगैरह 0.48, FPI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस, फॉरेन बैंक। शेयर होल्डर्स अगर अपन इंडिविजुअल्स की बात करें तो बहुत कम है। अगर अपन देखें तो 23 और यहाँ पे मिलाएंगे तो लगभग 25-28% यहाँ पे बैठेगा जो यहाँ पे इंडिविजुअल है। उसके अलावा टोटली यहाँ पे जो बिजनेस है इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग के पास है। फिर ये जो मार्केट शेयर है ये आप देख सकते हो 40% से इनका जो मार्केट शेयर 61% बढ़ गया है। और इंक्रीमेंटली यहाँ पे जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स ओपन किए गए CDSL के साथ लगातार ज़्यादा करते आई हैं जब से CDSL इन ऑपरेशन आया है। तो CDSL हैज़ बीट यहाँ पे NSDL इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर। उसके बाद इनका जो बेसिकली जो फैक्टर ड्राइविंग ग्रोथ है, इक्विटी मार्केट बहुत बड़ा, शेयर मार्केट बढ़ेगा तो यहाँ पे लोग बाग डीमेट वगैरह खुलाएंगे, नहीं तो नहीं खुलाएंगे। मंदी में कोई नहीं करता है, मंदी में IPO नहीं आते तो IPO का बिजनेस साइक्लिकल हो गया। फिर यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स वगैरह और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो भी यहाँ पे इनका बिजनेस बढ़ता है। ये लोग एक डिपॉजिटरी फीस चार्ज करते हैं जो कि होती है 13.5 रुपीज़ प्लस GST। तो वो यहाँ पे जो बिजनेस है, ये 2-3 जो चीज़ें हैं वो अपना बेसिकली यहाँ पे इक्विटी मार्केट लिंक्ड है। उसके बाद कंपनी ने अभी ये कहना है ना इंडियन इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग IFSC लिमिटेड यहाँ पे लॉन्च किया है। बेसिकली वो इनका क्या काम करके देगा, बेसिकली यहाँ पे जो कंपनी विल बी हैंडलिंग बुलियन बिजनेस, ठीक है, बुलियन मतलब गोल्ड वगैरह की कमोडिटीज यहाँ पे काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पे जितने ज़्यादा ऑनलाइन इनिशिएटिव्स होंगे तो उनके बिजनेस है। क्लाइंटल मैंने आपको बताया DP है, सबसे बड़ा क्लाइंटल इनका DP है जिसके साथ इनको सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है। इशूअर कंपनीज यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई जो कि यहाँ पे सिक्योरिटीज इशू करेंगी आए दिन। बोनस होता है, रिडेम्पशन होता है या फिर कोई भी तरह का यहाँ पे बाईबैक होता है, सभी में इनको यहाँ पे काम करना पड़ता है। कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट यानी अपनी जो मतलब स्टॉक एक्सचेंज हो गई या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया। इंश्योरेंस कंपनीज आपको पता है जो इनके इंश्योरेंस रिपोजिटरी का काम करती है। वेयर हाउस यहाँ पे बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स जो है बेसिकली कमोडिटी रिपोजिटरीज के काम करते हैं। अदर ऑनलाइन सर्विसेज मैंने आपको बताए थे। अच्छा, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है बेसिकली कंपनी की, यहाँ पे DP रिलेशनशिप बढ़ाएंगे जो कि इनका मेन पार्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे न्यू ऑफरिंग्स लेके आएंगे बिजनेस के अंदर, यहाँ पे नए बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट किए हैं जो उनको यहाँ पे काम करेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस वाला हो गया या फिर IFSC वाला काम हो गया, तो उसको बेसिकली और डेवलप करने का यहाँ पे इनका फोकस रहेगा। उसके बाद ये लोग अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंटिन्यू अपग्रेड करेंगे बिकॉज दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं और मतलब है ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर लॉन्ग टर्म मेट्रिक वगैरह भी कंपनी ने शो बताया कि क्या क्या हो सकता है। अच्छा, रेवेन्यू स्ट्रीम्स यहाँ पे क्या है, तो अगर आप देखोगे तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह ये लोग लेते हैं। अभी अगर आप देखोगे क्लियरिंग मेंबर्स वगैरह से और फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। फिर कुछ कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेटिंग यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बेसिकली क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो डीमेट स्टोरेज डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है 2% और वोटिंग और अपना जो बेसिकली ECS चार्जेस है, ये सारे जो है ना बेसिकली यहाँ पे कंसिस्टेंट रेवेन्यू क्रिएशन है। उसके बाद एनुअल इशू चार्जेस भी आपको 25% जो इनका रेवेन्यू आता है वो वहाँ से लेने पड़ेगा। मतलब इसमें क्या होता है, हर कंपनी को एक एनुअल सिक्योरिटी फीस यहाँ पे करनी पड़ती है जो कंपनी बेयर करती है। आप यहाँ पे भाड़ा दे रहे हो एक तरीके से, है ना, तो वो काम होता है। उसके बाद ऑनलाइन डेटा चार्जेस भी लगभग इनका बेसिकली नॉट लिंक टू इक्विटी मार्केट्स। तो ये बिजनेस तो मतलब वहाँ पे भी चलेगा जब अपना मार्केट यहाँ पे उसमें चला गया, बियर फेज में चला गया। 35% प्लस 10 45% जो बिजनेस है ट्रांजैक्शन चार्जेस, जिसके मैंने बताया 13.5 रुपये। जब भी आपकी एक भी शेयर यहाँ पे आपका बेचते हो करते हो एक दिन के अंदर तो यहाँ पे 13.5 रुपये लगते हैं। रिलायंस का आप 1 लो या 10 आप बेचो या करो तो आपको 13.5 रुपये देने पड़ेंगे। अगर रिलायंस और HDFC ट्रेड किया तो 13.5 अलग रुपये लगेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है और IPO के जो चार्जेस है, कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस, ये पूरे मार्केट लिंक्ड है। अगर बियर फेज में देखिए जनरली बोनस इशू और ये बायबैक वगैरह नहीं होते हैं, ना ही यहाँ पे लोग बाग ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह भी लो हो जाती है। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस 45% बिजनेस अपना यहाँ पे इक्विटी मार्केट लिंक्ड है, जो कि यहाँ पे अगर अपन समझो कि अगर बाजार अपना उसमें चला गया, किस में बियर फेज में चला गया, तो इनका बिजनेस 45% यहाँ पे बेसिकली प्रोन टू इक्विटी मार्केट है, वो हिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो वोटिंग चार्जेस और मैंने आपको बताया था तो वो बहुत छोटा बिजनेस है जो कि पता है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, KYC यहाँ पे जो नॉर्म्स लेके आई थी कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट के लिए, तो वो सारी चीज़ें। और आज भी जो इनके टैरिफ्स वगैरह है वो CDSL यहाँ पे सेबी यहाँ पे गवर्न करता है, तो दैट इज़ यहाँ पे एक वो है। फिर ऑयल प्राइसेस वगैरह भी यहाँ पे इंपैक्ट करती है बिकॉज ऑयल बीइंग वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कमोडिटी है, जो क्रूड ऑयल है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, किसी भी तरह का फाइनेंशियल अटैक होता है, साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई नई डिपॉजिटरी आती है जो कि मैंने आपको बताया नहीं आ सकती है एज ऑफ नाउ। बाहर की जो कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया या फिर अपन ने कनाडा में भी देखा है, एक डिपॉजिटरी काम कर रही है। इंडिया में ही यहाँ पे 2 डिपॉजिटरी काम कर रही है। फिर ग्लोबल रिसेशन वगैरह तो वो तो सब चीज़ें ठीक है। कंपनी का आउटलुक यहाँ पे क्या है, बेसिकली कंपनी का आउटलुक यहाँ पे उसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, तो ओवरऑल आउटलुक तो यहाँ पे पॉजिटिव ही दिया गया है।
ठीक है, नैरेटिव कमेंट है। कुछ की फाइनेंशियल रेशोज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डेटा टर्नओवर रेशो है वो भी बड़ा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तो कोई है ही नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कुछ है नहीं, डेप्ट टू इक्विटी एनए है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 64% है। जो कि मैं आपको बता रहा था, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ते जाते हैं ना, तो इनका बिजनेस यहाँ पे मार्जिन बढ़ता जाता है, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है ना, वो तो उतनी लगेगी। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉय कॉस्ट उतनी लगेगी, 10 डीमैट हो या 100 डीमैट हो, वो कॉस्ट तो फिक्स है, और इनका मेजर चंक जो है वो फिक्स कॉस्ट है। तो ये एक असेट लाइट मॉडल है कि यहाँ पे कितना भी ग्रो करो, आपको अब यहाँ पे और फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अदर देन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन। रिटर्न ऑन नेटवर्क तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है कंपैरेटिवली। यहाँ पे जो लास्ट ईयर रहा है वो बहुत ही यहाँ पे खतरनाक रहा है सीडीएसएल जैसे बिजनेस के लिए। अगर आप देखोगे इनकी जो बैलेंस शीट है, मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इनके पास अभी भी 100 करोड़ की यहाँ पे कुछ पड़ी, मतलब जो है 1000 लैक्स की पड़ी हुई है। सो दैट इज़ यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत जो नए बिजनेस के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो सारी चीज़ें, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह, और बाकी यहाँ पे इनके बिजनेस में बहुत एसेट लाइट मॉडल है। तो आप समझो कि ये बहुत ही मतलब छोटा सा बिजनेस है। करंट एसेट्स वगैरह ठीक ठाक है। ओवरऑल बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ तो है ही नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे बहुत ही खतरनाक इन लोग ने होल्ड कर रखा है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो 20,000 लैक्स का तो यहाँ पे इनका बेसिकली यहाँ पे कैश बैंक बैलेंस है, और ये अपने टोटल फिक्स एसेट से ही ज़्यादा है। मतलब आप समझो इसके बिजनेस में मतलब कितना यहाँ पे वो है, जितना इन लोग को इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे ज़्यादा, तो मतलब अगर आप 3 गुना ज़्यादा इन लोग ने कैश होल्ड कर रखा है। दैट इज़ मतलब है ना, इट इज़ अ हाई कैश बिजनेस, और यहाँ पे मतलब इससे पता पड़ता है, और इसलिए इनकी डेप्ट को कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतना पैसा वैसे ही जनरेट हो जाता है। ठीक है, और ये जो है बेसिकली 3 गुना 4 गुना कैश रखना, ये आपके वैसे भी नहीं बिगड़ेगा। अगर यहाँ पे बियर फेज भी चला जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत कैश कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मैंने आपको बताया था, लगभग यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ हुई है। सेगमेंटल रेवेन्यू स्ट्रीम्स अपन ने लगभग देख ही लिए, कौन कौन से बिजनेस कहाँ से आते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसमें ज़्यादा अपन ये बात नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट है, जो आप देखोगे तो मैंने भी कैश फ्लो के बारे में बात करी है। बीइंग एन एसेट लाइट मॉडल, यहाँ पे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा है ही। अगर आप देखोगे 19,256 यहाँ पे लैक्स यहाँ पे कंपनी ने कैश फ्लो जनरेट किया है। वहीं पे जो कंपनी का रेवेन्यू रहा है वो रेवेन्यू रहा है लगभग 34,000। तो लगभग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिग पार्ट ऑफ द बिजनेस हैज़ कम फ्रॉम यहाँ पे कैश बेसिस में आ गया है। तो यहाँ पे डेटर वगैरह इतना ज़्यादा है नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी ने लास्ट ईयर 10,000 लैक्स का यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया है। फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ से यहाँ पे कुछ है नहीं, बेसिकली ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। डिविडेंड वगैरह जो पे करते हैं तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर बात करें, आप मेरे से पूछते हैं कि यहाँ पे राय क्या है आपकी। देखो मेरी यहाँ पे जो बेसिकली इस बिज़नेस को लेके राय है ना, आई एम वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ पे इस बिज़नेस के अंदर बहुत कुछ होना अभी भी बाकी है। तो साइक्लिकलिटी तो है ही, बट यहाँ से अपने को क्या देखने को मिलेगा, अभी लास्ट अगर आप देखोगे स्टॉक तो यहाँ पे 1500 रुपये से ये नीचे आके गिरा था, 1050 वगैरह के लेवल तक गया था। ठीक है, 1100 रुपये तक के लेवल से वापस रिकवरी अभी स्टार्ट कर चुका है, 1200 रुपये तक के लेवल्स आ चुके हैं। यहाँ से अपने को एक अच्छी खासी रैली वापस 1500 तक की तो देखने को मिली जाएगी। और अगर अपना इंडिया का बुल मार्केट यहाँ पे अगर कंटिन्यू करता है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक बात समझो, अभी अपन बहुत अपनी पीक वैल्यूएशंस पे चले गए हैं। तो यहाँ पे आने वाले फ्यूचर, मतलब अगर आप यहाँ पे 5-10 साल के लिए अगर यहाँ पे स्टॉक रखना चाहते हो तो इस बिजनेस में बहुत कुछ हो सकता है। तो 1500 रुपए का एक नियर टर्म टारगेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, तो बेसिकली 1800, 2000 एंड 2500 रुपीज़ के यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो ये था मेरा आपका पूरा एनालिसिस सीडीएसएल एंड डिपॉजिटरी बिजनेस पे। अगर अपन ने आज सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस भी करी, बहुत डिटेल में जाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने सारे एनालिसिस एक जगह एक साथ लाके देने में आपको हमारे बहुत यहाँ पे मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं सभी तरह के अपडेट्स के लिए। और आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा हम अगले कौन सी एनुअल रिपोर्ट का यहाँ पे एनालिसिस करें। वी विल ट्राई टू कवर दैट सून। हम लोग ने बहुत सारे हमें ऑलरेडी मिले कि BSE NSE का भी आप कीजिए, रिलायंस का भी कीजिए, दैट इज़ आवर मतलब वो पाइपलाइन में वो सारी एनालिसिस। तो आप प्लीज़ बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच।